माया सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश ही कर रही थी कि सिद्धार्थ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़े उससे अपने उस सवाल का जवाब मांग रहा था जिसका जवाब वो सुनना ही नहीं चाहता था। तभी उनसे थोड़ी दूर खड़े इंसान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? माया और सिद्धार्थ के कान में जैसे ही उस आदमी की आवाज गई, सिद्धार्थ ने एकदम से माया का हाथ छोड़ दिया। "अ- अंकल, आप यहाँ पर?" राजवीर के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। वो अपने सामने खड़े माया और सिद्धार्थ दोनों को घूर रहा था। वहीं राजवीर को वहां देखकर माया और सिद्धार्थ दोनों घबरा गए थे। सिद्धार्थ अपने सामने खड़े राजवीर को देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि माया अब उसके अंकल की पत्नी थी और उसे नहीं पता था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। वहीं राजवीर अपनी जगह पर खड़ा बस सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था, जैसे उसकी आंखें सिर्फ सिद्धार्थ को देख ही नहीं रही थी, लेकिन उसे चोट पहुंचा रही थी। "अ- अंकल, मैं वो..." सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर के सामने क्या कहे। राजवीर ने खुद देखा था कि उसने माया का हाथ पकड़ा था और वो जबरदस्ती माया को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें किसी का हाथ उसकी मर्जी के बगैर नहीं पकड़ना चाहिए। राजवीर की बातें सुनते ही सिद्धार्थ की नजरें अब माया के हाथ की तरफ चली गई, जिस पर उसकी उंगलियों के निशान थे, जिसे छूते ही माया तुरंत राजवीर के पीछे जाकर छुप गई, जैसे सिद्धार्थ उसे नुकसान पहुंचाने वाला था और राजवीर जो उसके लिए अनजान था, वो उसे सिद्धार्थ से सुरक्षित रख सकता था। माया को आज सिद्धार्थ से ज्यादा राजवीर पर विश्वास था कि वो उसे सुरक्षित रख सकता था। वहीं राजवीर और सिद्धार्थ चुपचाप खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, जिनके बीच उस खामोशी को देखकर माया डरी हुई थी। सिद्धार्थ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है, तो तुम वो बात मुझसे कहो, किसी और से नहीं। राजवीर ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए उससे कहा। हालांकि ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी थी, लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो किसी वार्निंग से कम नहीं थी। वो समझ रहा था कि राजवीर उससे क्या कहना चाहता था। और आज के बाद कभी भी मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। आज तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई मेरी पत्नी को चोट पहुंचाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राजवीर को इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा था, ये उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था, लेकिन वो यहाँ सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहता था। वो उसके परिवार की बीच की बात थी और वो उसे परिवार में ही सीमित रखना चाहता था। रिश्तों में भी राजवीर सिद्धार्थ से काफी बड़ा था, जिसकी मर्जी के खिलाफ सिद्धार्थ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जी अंकल। सिद्धार्थ ने इतना कहकर अपने अंदर के सारे गुस्से को अपने मन में ही दबा लिया। वो चाहकर भी अपने अंकल के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकता था। वहीं माया, जो पिछले 2 सालों से सिद्धार्थ के साथ रहकर हमेशा उम्मीद करती थी कि कभी सिद्धार्थ को माया की फीलिंग्स भी समझ आएगी, और जिस तरह से वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता था, वो करना बंद कर देगा, आज उसे समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ कभी नहीं बदलने वाला था। वो सिद्धार्थ की आंखों में देखकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी कि तभी राजवीर ने माया का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में उससे कहा, माया चलो। माया के कान में जैसे ही राजवीर की आवाज पड़ी, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और राजवीर का हाथ पकड़े होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आज जिस तरह से राजवीर ने उसे सिद्धार्थ से बचाया था, वो देखकर माया को राजवीर पर काफी भरोसा हो गया था। राजवीर ने उससे शादी क्यों की थी, ये बात वो अभी भी जान नहीं पाई थी, लेकिन राजवीर उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। उन दोनों के वहां से जाते ही सिद्धार्थ, जो अकेले वहां कॉरिडोर में खड़ा था, उसने गुस्से में अपने हाथ को दीवार पर मार दिया। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके गले की नसें नजर आने लगी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है ना माया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिद्धार्थ माया को धोखेबाज समझ रहा था, तो वही माया, जो अभी राजवीर के साथ होटल के बाहर आई थी, उसे अचानक ही ध्यान आया कि वो राजवीर का हाथ पकड़कर उसकी बातों से सहमत हो रही थी। तो अब उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा,
एक मिनट, देखो तुम। माया राजवीर से गुस्से में कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी राजवीर उसे कंफ्यूजन में देखने लगा, जिससे माया को एहसास हुआ कि राजवीर ने अभी उसे बचाया था और वो उस पर गुस्सा करने वाली थी। माया राजवीर को अजीब तरह से देख रही थी। तभी होटल का स्टाफ राजवीर की गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया, जिसे देखते ही राजवीर ने माया को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से माया के साथ निकल गया। माया चुपचाप गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में बार बार सिद्धार्थ की बातें गूंज रही थी। उसके इल्जाम आ रहे थे, जिसे वो सोचते हुए अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं राजवीर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसकी नजर जब माया पर पड़ी, तब अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। माया चुपचाप बैठी बस पीछे छूट रही सड़क को देख रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो पीछे मुड़कर राजवीर को देखने लगी। "अ, हम हम आप कहाँ जा रहे हैं?" "तुम्हारे घर," राजवीर ने ड्राइव करते हुए गंभीरता से उसे जवाब दिया, जिसकी बात सुनते ही माया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। "क्या? तुम्हें कैसे पता मेरा घर कहाँ है?" माया हैरानी से राजवीर को घूर रही थी। वहीं राजवीर उसे बहुत आराम से देख रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, माया अपने मन में न जाने क्या क्या सोचकर उस पर चीखने चिल्लाने लगी। "एक मिनट, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? कहीं कहीं तुम मुझे स्टॉक, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम मेरे घर क्यों जा रहे हो?" माया के इतने सारे सवालों को सुनकर राजवीर ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा, "मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकूं।" राजवीर की ये बात सुनकर माया ने अब राहत की सांस ली। "ओह, मुझे नहीं पता था, सॉरी।" माया इतना कहकर अभी शांति से बैठी थी कि तभी उसके दिमाग में फिर कुछ आया और वो एकदम से ही राजवीर को घूरने लगी। "एक मिनट, तुम मुझे मेरे घर क्यों लेकर जा रहे हो? देखो, अगर तुम्हारे मन में ऐसा वैसा कुछ चल रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं हमारी शादी को नहीं मानती और हम कल ही डाइवोर्स लेंगे। और तुम मेरी टीचर हो, ये बात भूलना मत। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता।" "क्या मतलब? क्या मतलब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता?" राजवीर कंफ्यूजन में माया को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि माया के मन में क्या चल रहा था और वो क्या कहना चाहती थी। और फिर उसने थोड़ा सोचकर माया को समझाते हुए जवाब दिया, "मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ ताकि तुम अपना सामान पैक करके मेरे घर चल सको। और शादी, हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुमसे डाइवोर्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।" "तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? तुमने मुझसे पूछकर शादी नहीं की थी। तुमने मेरी माँ से मुझे खरीदा था, मुझे किडनैप किया था और फिर जबरदस्ती शादी की थी। वो सारे गुंडे, उन्होंने अपने हाथों में इतने सारे खतरनाक हथियार लिए थे, मुझे बीच रास्ते से किडनैप किया था और जोर जबरदस्ती मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। और तुम्हें लगता है कि मैं शादी, इस जबरदस्ती की शादी को मानूंगी? कभी भी नहीं। तुमने मेरी माँ को पैसे देकर खरीद तो लिया, पर तुम मुझे नहीं खरीद सकते। मैं कोई सामान नहीं हूँ और तुम्हारे घर में कभी नहीं जाऊंगी।" माया ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, लेकिन राजवीर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था। वो अब भी बिल्कुल शांत बैठा था। "तुम्हें मेरे घर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी लीगल वाइफ हो, और अगर तुमने कुछ भी करने की सोची भी तो भी तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ, जिन्होंने पैसे लिए थे, वो मेरी तरफ से गवाही देंगी।" राजवीर ये बातें बोलने के बाद बिल्कुल शांत बैठा था, जिसे देखकर अब माया को काफी गुस्सा आया और उसने अचानक ही अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए राजवीर से कहा, "गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको।" माया की बात सुनकर राजवीर ने एकदम से ही गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक दिया। तभी माया उसकी गाड़ी से उतरकर वहां से जाने लगी, जिसे देखकर राजवीर भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पीछे आया और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। "कहाँ जा रही हो? अभी हम तुम्हारे घर पहुंचे नहीं है, पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना।" माया राजवीर से पहले भी नाराज थी, लेकिन अब उसके हाव भाव कुछ और ही लग रहे थे, जिसे ऐसे देखकर राजवीर ने उससे पूछा, "तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो, मुझे पता है, पर तुम्हारी फैमिली भी प्रॉब्लम में है और उसके बदले में मैं तुम्हें 5 करोड़ दे सकता हूँ।
सिर्फ तुम्हें मेरे साथ 1 साल मेरी वाइफ बनकर रहना है और उसके बदले में तुम्हें 5 करोड़ मिलेंगे। तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। और अगर तुम्हें 1 साल बाद लगा कि हम दोनों इस रिश्ते में रह सकते हैं और ये शादी तुम निभाना चाहती हो, तो हम इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन तुम शट अप! माया ने एकदम से ही राजवीर का हाथ झड़कते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो राजवीर की ऐसी बातें सुनकर उसे घूर रही थी। तुम्हें क्या लगता है क्या हूं मैं? तुमने मेरी माँ को पैसे दिए और मुझे खरीदा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूं? तुम मुझे भी पैसों का लालच देकर कंट्रोल कर सकते हो। मैं गरीब परिवार से जरूर हूं, लेकिन मेरा खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम 1 साल के लिए मुझे 5 करोड़ के बदले इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हारे लिए लड़कियां खिलौना है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पर एक बात गलती से भी मत भूलना कि माया कोई सामान नहीं है जिसे कोई खरीद ले या कोई बेच दे। मेरी माँ ने पैसे लिए हैं तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर पता होता भी तब भी मेरा जवाब ना होता। माया इतना कहकर वहां से जाने लगी, पर तभी राजवीर ने फिर दोबारा उससे कहा, सोच लो, 5 करोड़ में तुम बहुत कुछ कर सकती हो, और वो 1 साल कोई लंबा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी माँ, उनका बिहेवियर हम दोनों जानते हैं, और वो तुम्हें अब घर वापस नहीं आने देंगी, क्योंकि उनकी नजरों में हम दोनों की शादी हो चुकी है, और लीगली भी हम सबकी नजरों में पति पत्नी हैं। तुम मुझसे डाइवोर्स लिए बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा नहीं। राजवीर अभी भी बिल्कुल शांत, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। उसे पता था कि माया उसकी बात जरूर मानेगी, क्योंकि माया के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन माया वो अचानक ही रुकी और फिर पीछे मुड़कर राजवीर को देखते हुए कहा, तुम मुझे डाइवोर्स दो या ना दो, लेकिन मैं तुम्हारी ये घटिया डील नहीं मानने वाली। मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जैसे ही मेरे पास कोई सबूत आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी जगह जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये शादी धोखे से हुई है। इसे मैं नहीं मानती और इसे मैं खत्म करके रहूंगी। माया इतना कहकर वहां से चली गई। वहां सड़क पूरी खाली थी, आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, पर माया बिना राजवीर की मदद लिए वहां से पैदल ही निकल गई। और राजवीर वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा बस माया को जाते हुए देखता रहा, और अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इंटरेस्टिंग, तुम्हें मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। देखते हैं कि तुम ये झूठा घमंड और गुरूर लेकर कब तक मेरी बातों को मना करोगी। लौट कर तो तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन छोड़ूंगा ही नहीं। राजवीर शातिर मुस्कान लिए माया को वहां से जाते हुए देख अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसे पूरा विश्वास था कि माया उसकी बात जरूर मानेगी। माया करीब 2 घंटे पैदल चलकर पूजा के घर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पहले सम्मान से जीती थी। कोई भी उससे इस तरह की घटिया बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राजवीर ने किसी सामान की तरह उसकी बोली लगाई थी, जिस बारे में सोचकर उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्योंकि अगर उसकी माँ उसका सौदा राजवीर से नहीं करती, तो राजवीर ऐसी बात करने की कभी हिम्मत भी नहीं कर पाता। बस इसी बारे में सोचकर माया को काफी तकलीफ हो रही थी। पर काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद माया ने अपने आंसू पोंछे और अपने बालों को समेटकर बांधते हुए खुद से कहा, नहीं माया, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे पापा की मदद करनी है, तुझे अपने भाई का इलाज करवाना है, तुझे नौकरी चाहिए, तुझे कुछ करना होगा। अभी शाम के कुछ 6 बजे थे, तो अब माया अपना फोन निकालकर उसमें नौकरी के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट और ऑफर्स के बारे में सर्च करने लगी। पर तभी अचानक उसने देखा कि उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से ढेर सारे मिस्ड कॉल आए थे, जिसे देखकर माया ने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल किया। हेलो, आपने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया था। माया ने अच्छे से सामने वाले से बात की कि तभी सामने से एक लड़की का जवाब आया। यस, आप माया बात कर रही हैं? मैं श्याम ज्वेलर्स से कीर्ति बात कर रही हूँ। एक्चुअली कल आप इंटरव्यू के लिए आई थी और आपने कुछ ज्वेलरी डिजाइन सबमिट किए थे। वो हमारी कंपनी के ब्रांच मैनेजर को काफी पसंद आए। वो जॉब के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं।
पर आज दोपहर को जब हम आपसे कांटेक्ट कर रहे थे तो आपने जवाब नहीं दिया। माया ने जैसे ही सुना कि उसे किसी ज्वेलरी शोरूम से जॉब का ऑफर मिला था, वैसे ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ही सामने वाली लड़की को जवाब दिया, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से बिजी थी। अ, क्या मैं इंटरव्यू के लिए फिर आ सकती हूँ प्लीज? माया की बात सुनकर उस लड़की ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, मिस माया, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है। कल हमारे मैनेजर यहाँ से 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उन्हें आपका काम तो बहुत पसंद आया है और वो आपको यहाँ हमारे शोरूम में रखना भी चाहते हैं। पर अगर आप इंटरव्यू के लिए अभी आ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना फिर 2 दिन बाद ही इंटरव्यू हो पाएगा। उस लड़की की बात सुनकर माया सोच में डूब गई। 2 दिन का इंतजार करने का मतलब था कि 2 दिन बाद उसे नौकरी मिलती, पर उसके भाई को ट्रीटमेंट की जरूरत थी और एक एक पल काफी कीमती था। तो अब उसने अपने बिस्तर से उतरते ही उस लड़की से कहा, इट्स ओके, मैं अभी इंटरव्यू के लिए आ जाती हूँ। ओके मैम, मैं अभी मैनेजर देसाई को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। श्याम ज्वेलर्स की उस स्टाफ कीर्ति ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और माया तुरंत ही तैयार होकर अपनी डॉक्यूमेंट के साथ श्याम ज्वेलर्स के लिए निकल गई। वो जब तक श्याम ज्वेलर्स पहुंची तब तक शाम के 7 बज चुके थे। ज्वेलरी शोरूम के बंद होने का वक्त हो गया था। तो अब माया भागते हुए अंदर पहुंची। तभी सामने उसी रेड कलर की फॉर्मल यूनिफॉर्म में एक लड़की नजर आई, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे देखते ही माया ने हड़बड़ी में कहा, हेलो, मेरा नाम माया है और मुझे मैनेजर से मिलना है। ओह, तो आप है माया। हेलो, मेरा नाम कीर्ति है और फोन पर मुझसे ही आपकी बात हुई थी। आइए, मैनेजर आपका इंतजार कर रहे हैं। सामने खड़ी कीर्ति ने मुस्कुराकर माया को बताया, जिसकी बात सुनकर माया तुरंत ही उसके पीछे पीछे ज्वेलरी शोरूम के मैनेजर के केबिन में गई। वो ज्वेलरी शोरूम ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां का माहौल काफी खुशनुमा था। वहां जितने स्टाफ मेंबर्स थे वो सभी माया को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उससे अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। वो जैसे ही मैनेजर के केबिन में पहुंची तो उसने देखा कि वहां करीब 40 साल का एक आदमी बैठा था। उसकी टेबल पर कुछ ज्वेलरी के डिजाइन और कुछ ज्वेलरी सैंपल्स पड़े हुए थे, साथ ही कुछ फाइल्स भी थी। माया जैसे ही कीर्ति के साथ केबिन में आई, कीर्ति ने मैनेजर को बताते हुए कहा, सर, माया जिससे आप मिलना चाहते थे। कीर्ति मैनेजर को माया के बारे में बताकर तुरंत ही केबिन से बाहर चली गई और माया मैनेजर देसाई के पास गई। उसने मैनेजर देसाई को अपने डिजाइन किए हुए ज्वेलरी के कुछ ब्लूप्रिंट्स दिखाए, जिसे देखने और समझने के बाद मैनेजर देसाई ने माया से कहा, मुझे तुम्हारे डिजाइन वाकई बहुत पसंद आए। तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे डिजाइन ऑसम। देखो, तुम्हारी पहले जितनी सैलरी थी हम उतनी नहीं दे पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें निराश नहीं करें। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर। माया ने मैनेजर देसाई से अपनी जॉब और सैलरी की सारी बातें कर ली। उसकी सैलरी सिद्धार्थ की ज्वेलरी शोरूम से थोड़ी कम थी, पर वो उसमें भी खुश थी। रात को घर पहुंचते ही माया अपनी पढ़ाई में लग गई, क्योंकि कल से उसे जॉब भी करनी थी। उसका भाई अभी भी अस्पताल में एडमिट था, लेकिन डॉक्टर लगातार उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे और माया जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच रही थी। माया अगले दिन कॉलेज गई। उसने सभी लेक्चर्स को ठीक से अटेंड किया, यहाँ तक कि राजवीर का लेक्चर भी उसने नॉर्मली अटेंड किया, जैसे उसके और राजवीर के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। राजवीर ने भी माया से कुछ नहीं कहा। माया अपने लेक्चर्स अटेंड करके श्याम ज्वेलर्स के यहाँ काम करने चली गई। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। सब कुछ ठीक था। माया का भाई भी स्टेबल हो चुका था। इस बारे में जानकर माया खुश थी। माया करीब रात को 9 बजे श्याम ज्वेलर्स से अपना काम खत्म करके जैसे ही घर जाने के लिए निकली, वैसे ही रास्ते में उसके पिता रामप्रसाद का फोन आया। पापा, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर में ही अस्पताल पहुंचने वाली थी। बेटा, बेटा, नीरज,
नीरज की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। हम और इंतजार नहीं कर सकते। राम प्रसाद ने फोन पर रोते हुए कहा। ये बात सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। उसके भाई को शहर के एक छोटे से अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। वो जब वहां पहुंची तब उसने देखा कि उसका भाई दर्द से तड़प रहा था, खून की उल्टियां कर रहा था। एक नर्स उसके पास खड़ी उसका ध्यान रख रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर माया ने राम प्रसाद से पूछा, पापा, ये सब क्या है? डॉक्टर्स कुछ कर क्यों नहीं रहे? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। माया अपने पिता राम प्रसाद से बात कर रही थी कि तभी उसके पीछे से डॉक्टर की आवाज आई। आवाज सुनते ही माया और राम प्रसाद अब डॉक्टर की तरफ देखने लगे। सामने करीब 30 साल का एक डॉक्टर था, जिसने माया को देखते ही गुस्से में भड़क कर कहा, पर हम सब कुछ तभी कर सकते हैं जब आप लोग कोई डिसीजन लें। हम लोग कितने वक्त से कह रहे हैं कि आपके भाई को सर्जरी की जरूरत है, उसको ब्लड कैंसर है। अगर अभी सर्जरी नहीं की गई, इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ, तो इसे बचाना नामुमकिन होगा। लेकिन आप लोगों पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, इसलिए अब कुछ नहीं हो पाएगा। और आपके भाई को कुछ हो जाएगा तो आप लोग सारा इल्जाम हमारे सर पर मर देंगे कि हमने कुछ नहीं किया। हम डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं। जो करना है जल्दी कीजिए, बिना पैसों के इलाज नहीं हो सकता, हम चैरिटी नहीं करते। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चला गया। ये बातें सुनकर माया की आंखों से आंसू आ गए। डॉक्टर सही कह रहा था, वो भी अपना व्यापार करने बैठा था। वो बिना पैसों के इलाज कैसे करता? तभी राम प्रसाद अपनी बेबसी पर रोने लगा। सारी गलती मेरी है। मैं ही तुम लोगों का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम सबको एक अच्छा भविष्य दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। कावेरी सही कहती है कि मैं किसी काम का नहीं। मैंने तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पापा, पापा आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। माया ने जब अपने पिता रामप्रसाद को ऐसे रोते हुए देखा तो वो अंदर से टूट गई। उसने कभी भी अपने पिता को इस हालत में नहीं देखा था। भले ही घर की कितनी ही बुरी हालत क्यों ना हो, लेकिन रामप्रसाद के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन आज रामप्रसाद टूट गया था। उसकी ऐसी हालत माया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अस्पताल में वहीं अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उसके भाई नीरज को स्टेबल कर दिया था, जिसके बाद रामप्रसाद ने माया को वहां से जाने के लिए कहा। माया हॉस्पिटल से बाहर आकर पूजा के घर के लिए निकल गई, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। माया जैसे ही पूजा के घर पहुंची, उसने अपना बैग बिस्तर पर रखा और अपना फोन निकालकर सीधा राजवीर के नंबर को डायल कर दिया। उसके कॉल करने के कुछ सेकंड बाद ही सामने से राजवीर की आवाज आई। हेलो, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? डिवोर्स के लिए बात करनी है, लेकिन तुम मेरा डिसीजन जानती हो। राजवीर को लग रहा था कि शायद माया उससे डाइवोर्स की बात करना चाहती थी या फिर से झगड़ा करने वाली थी। लेकिन तभी माया ने अपनी लड़खड़ाती आवाज को संभालते हुए उससे कहा, मैं 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 तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या? राजवीर माया की बात सुनकर हैरान था, पर फिर उसने कुछ सोचकर माया से कहा, ठीक है, कल कॉलेज के बाद मिलते हैं। राजवीर ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और माया वहीं जमीन पर बैठ गई। वो जिस सेल्फ रिस्पेक्ट और गुरूर की बात कर रही थी, आज परिवार की जिम्मेदारी के दबाव में वो गुरूर टूट गया था। उसे अब राजवीर की मदद चाहिए थी, जो वो कभी नहीं लेना चाहती थी। माया वहीं बैठी बैठी बस अपनी किस्मत के बारे में सोचती रही और बैठे बैठे कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह वो जल्दी उठी और फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून ही ना हो। वो जैसे तैसे तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन आज उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो कॉलेज पहुंची और हमेशा की तरह अपनी क्लास में बैठकर लेक्चर लेने लगी।
पर आज उसका ध्यान लेक्चर पर ना होकर कहीं और ही था। आसपास सभी स्टूडेंट्स हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन माया, उसके दिमाग में एक तूफान उठा हुआ था। आज वो राजवीर के सामने हारने वाली थी। तभी राजवीर की क्लास का टाइम हुआ और राजवीर अपने हाथ में कुछ किताबें लेकर क्लास में आया और बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो गया। पर तभी अचानक उसकी नजर माया पर गई, जो आज बिल्कुल शांत दिख रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर राजवीर खुद भी हैरान था कि आखिर उसे हुआ क्या। पर वो क्लास के बीच में उससे कुछ नहीं कह सकता था, तो उसने पढ़ाने का फैसला किया। उसने हमेशा की तरह अपनी क्लास ली और फिर क्लास खत्म होते ही अपनी बुक्स लेकर वहां से निकल गया। राजवीर पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और माया के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि माया क्या बात करना चाहती थी, लेकिन माया के चेहरे को देखकर उसे अंदाजा था कि बात कुछ बड़ी थी। तभी अचानक माया वहां पहुंची। उसे देखकर राजवीर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? सब ठीक है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है? और तुम्हें लगता है कि वो सब हमारी शादी की वजह से हुआ है? राजवीर ने शादी और डाइवोर्स की बात करके माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन आज माया उसकी बातों से चिढ़ नहीं रही थी, ना ही वो उस पर गुस्सा कर रही थी। वो बिल्कुल शांत पत्थर की मूरत की जैसी बस खड़ी थी, जिसे ऐसे देखकर अब राजवीर को भी डर लगने लगा। उसने माया को इतना शांत कभी नहीं देखा था। राजवीर के इतना सब बोलने के बाद भी माया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजवीर को अजीब लग रहा था माया को इस तरह शांत खड़े हुए देखकर, क्योंकि जितना वो माया को जानता था, माया चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, माया, माया कुछ हुआ है क्या? सब कुछ ठीक है ना? ये सुनकर माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम मुझे 1 साल तक इस शादी में रहने के लिए 5 करोड़ दोगे। माया की कही ये बात सुनकर राजवीर पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वो अपने माथे को चढ़ाते हुए सवालिया नजरों से बोला, हाँ, क्या तुम मेरी वो शर्त मानने के लिए तैयार हो? माया ने अपनी हाथों की मुट्ठियों को कसकर बांध लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को हाँ कहने के लिए बहुत मना रही हो। उसने अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। उसकी ये बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि माया को इस समय क्या हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश था कि माया उसके साथ रहने के लिए मान गई थी। राजवीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, आज शाम को तुम्हें मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। तुम अपना सामान पैक कर लेना। माया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोली, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है। उसकी बात पर राजवीर ने उससे कुछ नहीं पूछा और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उसे माया के हाथ में रखते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, तुम जितना चाहे इसे खर्च कर सकती हो, और इसका पिन। ये कहते हुए राजवीर माया के थोड़े से करीब आया और उसके कान में उसने कुछ नंबर्स बोल दिए। माया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे ऐसे देखकर राजवीर समझ गया था कि कोई ना कोई बड़ी बात तो जरूर थी, वरना माया उसकी बात इतनी आसानी से मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और माया को बाय बोलकर वहां से निकल गया। माया भी कुछ देर तक उस कार्ड को देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने अपनी माँ की ही तरह एक बार फिर से खुद को बेच दिया था। उसने गहरी सांस ली और वो वापस हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल में आकर उसने अपने पापा को कार्ड दिया। माया के पापा ने कार्ड देखकर माया से सवाल किया, लेकिन माया ने उन्हें ये बोलकर मना लिया कि ये उसके किसी दोस्त का था और समय आने पर वो ये पैसे उसे लौटा देगी। इस समय उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस वजह से माया के पापा भी ज्यादा सोचने की हालत में नहीं थे।
उन्होंने बस हाँ में गर्दन हिलाई और सर्जरी शुरू करवाने के लिए वो बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करने काउंटर की तरफ चले गए। वहीं माया को याद आया कि राजवीर ने उसे शाम को पूजा के घर से पिक करने के लिए कहा था। ये याद करते ही वो वापस घर के लिए निकल गई। पूजा के घर पहुंचकर उसने उसके उस घर को बड़े ध्यान से देखा। वो अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, खास करके अभी, क्योंकि पूजा इस समय घर पर नहीं थी। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी जरूरत की सारी चीजें पैक कर ली। उसके पास ज्यादा कोई सामान नहीं था। वो पैकिंग करने के बाद बिस्तर पर लेटी और वो उस घर की छत को देखे जा रही थी। इन दिनों उसकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था वो उस बारे में सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की ट्यून बजी। उसने फोन उठाकर देखा तो राजवीर का मैसेज था कि वो नीचे आ चुका था। माया ने एक नजर उस घर को फिर से देखा और फिर अपने छोटे से सूटकेस को धकेलते हुए वो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। माया ने दरवाजे के पास खड़ी राजवीर की लग्जरी कार को ध्यान से देखा और न चाहते हुए भी वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजवीर भी माया को अपने पास आते हुए देखकर कार से उतरा। उसने माया के हाथ से उसका बैग लेकर अपनी कार में रख दिया और फिर मुस्कुराकर माया के लिए कार की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। माया बिना कुछ कहे चुपचाप कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में राजवीर की कार हवा से बातें करते हुए उसके बड़े से आलीशान घर के सामने खड़ी थी। माया ने ध्यान से एक नजर उसके घर को देखा। उसे ऐसे अपने घर को देखते हुए देखकर राजवीर बोला, ऐसे देखना बंद करो और चलो। ये सुनकर माया चुपचाप घर के अंदर आ गई। ऐसा नहीं था कि माया इससे पहले इस घर में नहीं आई थी, लेकिन उस समय वो बेहोश थी, जिसकी वजह से उसे पहले की कोई भी बात याद नहीं थी। माया ध्यान से घर को देख रही थी। तभी राजवीर उसके पीछे से अंदर आया और धीरे से उसके कान के पास जाते हुए बोला, कैसा लगा मेरा घर? माया ने बिना कुछ कहे बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। माया के छोटे से घर के मुकाबले ये आलीशान घर बहुत खूबसूरत था। माया कैसे इसके बारे में कुछ भी कह सकती थी? उसने तो कभी अपने सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी इतने आलीशान घर में रहेगी। वो सोच में थी कि तभी राजवीर ने माया का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ये कहकर वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाते हुए बोला, आज से ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर माया ने एक नजर उस कमरे को देखा तो कमरे की हर चीज बहुत ही शानदार थी। लाइट पिंक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन के साथ वो कमरा ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लड़की के लिए ही बना हो। उस कमरे को देखकर माया को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कमरे के पर्दों से लेकर फर्नीचर तक हर चीज काफी खूबसूरती से अपनी जगह पर रखी हुई थी। वहां पर एक अलमारी, डेस्क, ड्रेसिंग टेबल के साथ और भी बहुत सारी चीजें थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा उस कमरे में खूबसूरत था वो था उस कमरे का बेड। बेड को देखते ही साफ पता चल रहा था कि वो कितना आरामदायक होगा। माया ने उस कमरे को देखने के बाद जब राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर उसे ही देख रहा था। तभी उसने माया से सवाल करते हुए कहा, कैसा लगा तुम्हें कमरा? ये सुनकर माया ने कहा, बहुत खूबसूरत है। राजवीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, आज से तुम यहीं रहोगी। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मेरा कमरा बगल में ही है, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत है तो बेझिझक बोल देना, ठीक है? ये कहकर राजवीर कमरे का दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। माया ने देखा कि उसका बैग पहले से ही कमरे में रखा जा चुका था। अभी माया के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थीं। वो वापस जाकर कमरे के बिस्तर पर लेट गई और छत को ध्यान से देखने लगी। वो थोड़ी देर तक छत को घूरती रही। तभी उसका फोन बजा और उसने देखा कि उसके पापा उसे फोन कर रहे थे। माया ने जल्दी से फोन उठाया और बोली, पापा सब कुछ ठीक तो है ना वहां? क्या मैं वहां पर आऊं? ये सुनकर उसके पापा की दूसरी तरफ से गला भरी हुई आवाज आई, माया सब कुछ ठीक है बच्चे, तुम्हारे भाई की सर्जरी हो गई है और अब तो वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। अब तुम चिंता मत करो,
मैंने बस तुम्हें ये बताने के लिए ही फोन किया है। ये सुनकर माया के सर से जैसे कोई बोझ हल्का हो गया था। उसे लगने लगा कि शायद उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। कुछ और देर की बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया और वो बिस्तर पर ऐसे ही लेटी रही। नर्म और आरामदायक गद्दे पर लेटे हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि बाहर से धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ वो कमरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे 2 पल लगे ये सोचने में कि वो कहाँ थी। फिर माया अपनी जगह से उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर कमरे से बाहर आ गई। माया घर की कॉरिडोर में चलते हुए आसपास देख रही थी। घर काफी आलीशान था। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी वो एक कमरे के सामने से गुजरी तो उसे याद आया कि वो कमरा राजवीर का था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। माया ने एक नजर देखा तो कमरा बिल्कुल साफ और खाली था। ये देखकर माया समझ गई कि राजवीर पहले ही जा चुका था। फिर माया ने अपनी मन ही मन कहा, सच में वो एक बहुत बिजी आदमी है। माया ने ज्यादा देर तक इस घर में अकेले रहने से अच्छा अपनी जॉब पर जाना सही समझा और वो घर से निकल गई। हालांकि अभी उसकी जॉब पर पहुंचने का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी माया समय से पहले ही पहुंच गई। आज उसका पहला दिन था, इसीलिए वो कोई गड़बड़ नहीं होने देना चाहती थी। वो जैसे ही जॉब पर पहुंची, उसे वहां पर खड़ी एक लड़की ने बताया कि उसे शोरूम की मैनेजर ने बुलाया था। माया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वो उनके पास चली गई। उसने देखा कि मैनेजर अपनी चेयर पर बैठा था। माया को देखते ही मैनेजर ने कहा, माया तुम आ गई, अंदर आओ। दरअसल यहाँ कुछ खास क्लाइंट आने वाले हैं आज और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अटेंड करो। माया को ये सुनकर अजीब लगा क्योंकि वो आज पहले ही दिन काम पर आई थी, तो फिर उसे आते ही इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को हैंडल करने के लिए क्यों कहा गया था। मैनेजर ने उसकी आंखों में सवाल देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। दरअसल हमारे क्लाइंट्स जो आज आ रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। उनका खुद का भी ज्वेलरी शोरूम है, इसीलिए उन्हें तुम्हारा डिजाइन काफी पसंद आया जो तुमने लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ दिया था। इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर माया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और मैनेजर की बात मानकर वो अपने काम पर चली गई। कुछ ही देर में उसे पता चला कि मैनेजर ने उसे जिन इम्पोर्टेंट क्लाइंट के बारे में बताया था वो शोरूम पर आ चुके थे। माया अपनी जगह से खड़ी हुई और उन्हें वेलकम करने के लिए आगे गई। वहां जाकर माया ने देखा एक जाना पहचाना सा शख्स अपने हाथों में किसी एक लड़की का हाथ डाले शोरूम के अंदर आ रहा था। अपने सामने उस आदमी को ऐसे देखते ही माया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी मन ही मन बोली, ओ गॉड, क्या मेरी लाइफ की सारी टेंशन खत्म नहीं हो सकती? ऐसा लगता है जैसे टेंशन्स को मुझसे इतना प्यार है कि वो मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहती हैं। ये कहते हुए वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि तभी वो शख्स उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे माया कोई बेवकूफ हो। माया अपने जॉब का पहला दिन खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए उसने झुककर सिद्धार्थ और उसके साथ आई लड़की का वेलकम किया और बोली, आइए सर, आई होप कि आपको यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर देखा और फिर उसे इग्नोर करके वो आगे की तरफ बढ़ गया। वो ये जानती थी कि सिद्धार्थ उसे परेशान करने के इरादे से ही यहाँ आया था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके लिए ये क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और माया को कैसे भी करके उन्हें संभालना ही था। ये सोचकर माया भी उनके पीछे पीछे आ गई। सिद्धार्थ के साथ आई लड़की भी माया को अजीब नजरों से देख रही थी, लेकिन इस बात का माया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने माया की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, ओह, तो तुम हो जिसके डिजाइन हमने देखे थे। क्या बात है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतने अच्छे डिजाइन बना सकती हो। सिद्धार्थ अपनी बात कहकर हंस पड़ा। माया समझ रही थी कि वो उसकी इंसल्ट करना चाहता था, लेकिन माया ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और उसकी तरफ देखकर बोली, सर, आप क्या देखना पसंद करेंगे?
तभी उसके सामने खड़ी हुई लड़की ने बड़े घमंड से कहा, मैं रिंग देखना चाहती हूँ। मेरी और सिद्धार्थ की नेक्स्ट वीक सगाई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सगाई पर ऐसी अंगूठी पहनूं जिसे लोग देखते ही रह जाएं। उसकी बात सुनकर माया ने अपने पास मौजूद कुछ डिजाइन्स उन दोनों के सामने रख दिए। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कहा, मुझे ऐसी अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे एक खास तरह की अंगूठी बनवानी है जो हमारे प्यार की तरह बहुत खास हो। ये बात सिद्धार्थ ने जानबूझकर कही थी ताकि माया को उसकी बात का बुरा लगे। माया भी अपने अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहीं सिद्धार्थ का सर फोड़ दे, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, सर, हम कस्टमाइज रिंग भी बनाते हैं। अगर आप हमें बता देंगे कि आपको कैसे डिजाइन्स पसंद हैं, तो हम आपके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन तैयार कर देंगे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपने साथ खड़ी हुई लड़की को देखा और बोला, निशा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये लड़की हमारी पसंद का डिजाइन बना पाएगी? क्या क्या सच में इसकी औकात है कि ये हमारी सोच के जैसा डिजाइन बना सके? सिद्धार्थ की बात सुनकर वो लड़की हंसते हुए माया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, ओ कम ऑन सिद्धार्थ, इसकी औकात नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? आखिर हम इसके इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं। उनकी बातों पर माया को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहीं पर खड़ी थी। माया ने उसके सामने रखे डिजाइन्स के साथ साथ कुछ मैगजीन्स भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। निशा और सिद्धार्थ ने डिजाइन्स देखे बगैर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया और बार बार वो माया का मजाक बनाते रहे, लेकिन माया ने उनसे कुछ नहीं कहा। जब सिद्धार्थ को लगा कि माया पर उसका ये दाव नहीं चलेगा, तो उसने इरिटेट होकर माया को अपनी पसंद से कुछ डिजाइन बताते हुए कहा, मुझे एक ऐसी अंगूठी चाहिए जो देखने में सिंपल हो, उसमें हमारे इंडियन कल्चर के साथ ही अमेरिकन कल्चर का नमूना भी हो, उसे देखकर लोग ये पूछने से खुद को रोक ना पाए कि ये अंगूठी कहाँ से आई। उनकी इन बातों को माया खड़ी एक नोटबुक में नोट कर रही थी कि सिद्धार्थ ने अब उसे और ज्यादा परेशान नहीं किया और वो वहां से निकल गया। उनके जाते ही माया ने एक गहरी सांस ली। तभी शोरूम का मैनेजर माया के पास आकर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, वेल डन माया, मैंने देखा कि वो लोग तुम्हें कैसे परेशान कर रहे थे, लेकिन तुमने कितने अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड माया। ये सुनकर माया मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ के यहाँ आने से माया इतना तो जान चुकी थी कि सिद्धार्थ को पता चल चुका था कि वो यहाँ पर जॉब करती थी और वो जानबूझकर ही उसे परेशान करने के लिए यहाँ आया था। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी था जिससे माया ने 2 साल तक प्यार किया था। उसने तो सिद्धार्थ का उन 2 सालों में ये चेहरा कभी नहीं देखा था। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और अपने काम पर लग गई। पूरे दिन काम करने के बाद माया शाम को 6 बजे शोरूम से निकलकर बाहर गई और उसने हमेशा की तरह कोई ऑटो नहीं लिया। वो बस खाली सड़क पर चले जा रही थी कि तभी उसे चलते चलते कुछ खाने के स्टॉल्स नजर आए। उन स्टॉल को देखते ही माया की पुरानी यादें ताजा हो गई। माया को याद था कि वो स्कूल के टाइम पर ऐसे ही स्टॉल्स पर अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर खाना खाती थी। खाने की भीनी भीनी खुशबू माया को अपनी तरफ खींच रही थी। माया को अपने पुराने दिनों की याद आ गई और वो अपने आप को उस तरफ जाने से रोक नहीं पाई कि तभी माया ने देखा कि वहीं एक स्टॉल पर नूडल्स बन रहे थे और उनकी खुशबू माया को अपनी तरफ बुला रही थी। माया ने खुद को ना रोकते हुए उस तरफ बढ़ गई और अपना ऑर्डर दिया और पैक करने का बोलकर वो कुछ देर इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में स्टॉल वाले ने उसका ऑर्डर पैक करके उसके हाथ में दे दिया। माया जल्दी से उसे लेकर वापस राजवीर के घर आ गई। माया उसको ठंडा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर आई और घर आते ही उसने सामने बैठी राजवीर को देखा। उसे देखकर माया ने कहा, तुम आ गए? ये सुनकर राजवीर ने बिना कुछ कहे बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी राजवीर की नजर उसके हाथ पर गई जिसमें उसने कुछ पकड़ा हुआ था। तभी माया ने राजवीर से पूछा, क्या तुमने डिनर कर लिया है?
राजवीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो माया ने कहा, मैं नूडल्स लाई थी, क्या तुम खाओगे? ये सुनकर राजवीर ने उसके हाथ में उस प्लास्टिक बैग को देखा और बोला, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। उसकी बात सुनकर माया कुछ कहे बिना ही किचन में गई और उसने प्लेट लेकर उसमें नूडल्स डाल दिए। नूडल्स डालते ही उनकी खुशबू जैसे ही राजवीर की नाक में गई, राजवीर ने एक नजर तिरछी नजरों से उस तरफ देखा। राजवीर ने कभी भी ऐसी स्ट्रीट फूड नहीं खाया था। माया को ऐसे खाते देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो माया से कहना चाहता था कि वो इस तरह का खाना ना खाए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो माया की आंखों में इस खाने से आई चमक को देखकर कुछ कह नहीं पाया और माया को वो तिरछी नजरों से बार बार देखता रहा। माया चटकारे लेकर खाए जा रही थी। तभी राजवीर की नजरों को खुद पर महसूस कर उसने एक बार फिर से राजवीर की तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें भी खाना है? ये सुनकर राजवीर ने बिना कुछ कहे उस तरफ से अपनी नजरें हटाईं और वो अपने हाथ में ली हुई मैगजीन को पढ़ने लगा। माया ने भी उसे इग्नोर किया और अपने खाने पर कंसंट्रेट करने लगी। थोड़ी ही देर में उसने नूडल्स की प्लेट खाली कर दी और वहीं सोफे पर आराम से बैठ गई। राजवीर अभी भी उसे अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था कि तभी माया के चेहरे पर संतुष्टि के भाव अचानक से कुछ गड़बड़ाने लगे। ये देखकर राजवीर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर माया को हुआ क्या था। तभी उसने कहा, क्या हुआ माया? माया ने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। ऐसे लग रहा था जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। राजवीर उसे ऐसे देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माया ने अपने पेट को पकड़कर कहा, नहीं, मुझे मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अचानक से हंसती खेलती माया के चेहरे पर आए इन भावों को देखकर राजवीर ने उसे जल्दी से उठाया और बोला, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया को इतना दर्द हो रहा था कि वो इस समय कराहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। राजवीर ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और घर के बाहर की तरफ भागा। उसने गाड़ी निकाली और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो बार बार ड्राइविंग करते हुए माया के चेहरे को देख रहा था। माया के चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। साथ ही वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। दर्द से कराहते हुए उसने राजवीर के कंधे पर अपना सर रख लिया। उसके चेहरे से टपकते पसीने और आंसुओं से राजवीर का कंधा भी गीला हो गया। राजवीर से अब उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। थोड़ी ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर पार्क थी। राजवीर ने माया को अपनी गोद में लिए हुए ही अंदर ले जाकर डॉक्टर के बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर वरुण राजवीर और माया को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने बिना कुछ कहे माया को देखकर कहा, क्या हुआ इसे? लेकिन इससे पहले कि माया कोई जवाब दे पाती, राजवीर ने कहा, इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ देर पहले ही इसने नूडल्स खाए थे। ये सुनकर डॉक्टर वरुण ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और माया को चेक करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो माया को चेक कर पाता, उसकी जेब में पड़ा हुआ फोन बजने लगा। जिसकी रिंग सुनकर वरुण ने अपना फोन निकाला और वो फोन काटने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो घबरा गया। वो चाहकर भी उस कॉल को नहीं काट सकता था। तभी डॉक्टर वरुण ने एक नजर राजवीर को देखा, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। वरुण मन ही मन बोला, ये दोनों बाप बेटे मेरी जान लेकर रहेंगे। डॉक्टर वरुण असल में राजवीर का बचपन का दोस्त था। राजवीर के पापा भी उसे बहुत मानते थे और राजवीर के बारे में अगर कोई भी खोज खबर लेनी होती थी तो वो सबसे पहले वरुण से ही पूछते थे। उनका फोन आता देखकर वरुण खुद को फोन उठाने से रोक नहीं पाया और उसने फोन उठाकर कान पर लगाया। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी।
वरुण, मैंने सुना है कि राजवीर आजकल किसी लड़की के साथ है। क्या ये बात सच है? कौन है वो लड़की? कैसी है? उसकी बात सुनकर वरुण अपने सामने बिस्तर पर कराहती हुई माया को देखने लगा और उसने कहा, जी अंकल, आपने सही सुना है। वो उनसे झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तभी एक बार फिर से वही भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। राजवीर से कहो कि वो मुझसे उस लड़की को मिलवाने के लिए घर लेकर आए। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फोन कटते ही वरुण ने गहरी सांस लेकर फोन रखा और माया को चेक करने लगा। तभी राजवीर ने उस पर शक करते हुए पूछा, किसका फोन था? राजवीर का सवाल सुनते ही वरुण थोड़ा झिझक गया, क्योंकि वो राजवीर के पापा की कॉल थी। ये बात राजवीर को नहीं बता सकता था। उसने धीरे से कहा, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी। खैर, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि ये दर्द कब से हो रहा है? ये सुनकर राजवीर ने साफ शब्दों में जवाब दिया, इसने थोड़ी देर पहले नूडल्स खाए थे और तब से ही इसे दर्द हो रहा है। मैं इसे कहना चाहता था कि वो हेल्दी नहीं है और उसे ना खाए। अगर मैंने उस टाइम ये कह दिया होता तो शायद अभी इसकी ये हालत नहीं हो रही होती। ये सुनकर और कुछ देर और चेकअप करने के बाद डॉक्टर वरुण ने कहा, यह अपेंडिसाइटिस का दर्द है। इससे छुटकारा पाने के लिए इन्हें जल्दी से जल्दी सर्जरी करानी होगी। उसकी बात सुनकर राजवीर थोड़ा हैरानी से वरुण की तरफ देखने लगा। तभी वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी है। उसकी बात सुनकर राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई। राजवीर वरुण को बचपन से जानता था। वो जानता था कि वरुण एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है। बहुत छोटी उम्र में ही वरुण ने इस फील्ड में अपना नाम बना लिया था। राजवीर को वरुण पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने उसकी बात मानकर सर्जरी की परमिशन दे दी थी। रात हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राजवीर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो कभी बैठता, कभी उठता, लेकिन काफी देर बाद भी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा नहीं खुला, तो वो बार बार अपनी घड़ी को देखे जा रहा था। राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि समय कभी इतनी धीरे भी चल सकता था। थोड़ी देर में सर्जरी पूरी हुई। सर्जरी पूरी होते ही माया को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। राजवीर ने जब माया को बाहर लाते हुए देखा तो उसे देखने लगा। माया का कुछ देर पहले चमकता हुआ चेहरा अब पीला पड़ा हुआ था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी इस समय उसके चेहरे पर नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बेहोशी में लग रही थी। माया की ऐसी हालत देखकर राजवीर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा उतर गया कि तभी पीछे से आते हुए वरुण ने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, परेशान मत हो, छोटी सी सर्जरी थी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर राजवीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो वहां से जाने लगा, लेकिन वरुण ने उसे जाने नहीं दिया और बोला, राजवीर। राजवीर उसकी आवाज सुनकर वहीं रुक गया। वरुण ने कुछ देर तक अपने शब्दों को चुना और फिर बोला, मुझे लगता है कि उसे और भी कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वरुण ने कहा, उसके यूट्रस में। लेकिन इसके आगे वो बोलने से पहले रुक गया। वहीं राजवीर अभी भी उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। वरुण ने काफी कोशिश की उससे कहने की, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पाया। वरुण राजवीर की आंखों में देख सकता था कि राजवीर माया को सचमुच में बहुत पसंद करने लगा था। ये पहली बार था कि जब राजवीर को सचमुच कोई लड़की इतनी पसंद आई थी। राजवीर हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहने वाला लड़का था, लेकिन आज माया के लिए उसकी आंखों में इतना प्यार देखकर वरुण अपनी बात पूरी करने में हिचकिचा रहा था। कुछ सोचकर वरुण ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो वहां से चला गया और राजवीर भी वापस माया के वार्ड में आ गया। उसने माया को चैन से सोते देखा
तो अब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसे समझ नहीं आया कि इस लड़की ने उसके अंदर ये कैसा एहसास भर दिया था। वीआईपी वार्ड में पड़े एक सोफे पर राजवीर बैठ गया और ध्यान से माया के पीले पड़े हुए चेहरे को देखने लगा। वो काफी देर तक उसे देखते हुए मन ही मन कुछ सोच रहा था। रात काफी हो चुकी थी। जब डॉक्टर वरुण माया को देखने के लिए दोबारा वापस आया तो राजवीर को उसके पास बैठा हुआ देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, राजवीर, अब ये सुबह ही उठेगी। अच्छा होगा अगर तुम भी आराम करने के लिए घर चले जाओ तो। डोंट वरी, मेरी आज नाइट शिफ्ट है तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर राजवीर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। वरुण जानता था कि उसे फोर्स करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए उसने उसे फोर्स नहीं किया। लेकिन वो जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की राजवीर के लिए इतनी खास कैसे हो सकती थी। उसके मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे माया को लेकर, लेकिन अभी सही समय नहीं था, इसीलिए वो वापस चला गया। राजवीर काफी देर तक बैठा माया को ऐसे ही देखता रहा और न जाने कब उसे ऐसे देखते ही देखते राजवीर की आंख लग गई। अगली बार जब राजवीर की आंखें खुली तो उसके सामने माया का खूबसूरत चेहरा था। माया पहले ही जाग चुकी थी और वो उसके चेहरे को देखे जा रही थी। राजवीर ने उसे उठे हुए देखकर कहा, तुम ठीक हो? तुम कब उठे और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ये सुनकर माया धीरे से अपने बिस्तर से उठी और बोली, मैं ठीक हूँ। ये कहकर जब उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो उसके पेट में अभी भी हल्का सा दर्द था। उसे नहीं लगा था कि राजवीर उसकी इतनी फिक्र करेगा। राजवीर के बारे में माया तो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे अच्छा लगा ये जानकर कि राजवीर पूरी रात उसकी देखभाल कर रहा था। तभी अचानक उसके पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट हुई। ये महसूस करके उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने एक नजर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर भी समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ थी। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मैं नाश्ता लेकर आता हूं, तुम आराम करो। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही माया ने गहरी सांस ली और मंद मंद मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद जब राजवीर कमरे में वापस लौट कर आया तो उसे अंदर से डॉक्टर वरुण की आवाज आई। राजवीर को लगा कि इस समय वार्ड के अंदर जाना सही नहीं होगा, इसीलिए वो बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर में डॉक्टर वरुण कुछ दवाइयां माया को देकर कमरे से बाहर आया और राजवीर को देखकर बोला, माया अब ठीक है। तुम भी रात भर से परेशान हो रहे हो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। राजवीर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और कमरे के अंदर आते हुए बोला, तुम ठीक हो माया? उसे देखकर माया हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी थी। उसे बाहर देखते हुए देखकर राजवीर ने कहा, तुम क्या देख रही हो? राजवीर के सवाल पर माया ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं। उसके इतना कहते ही उसकी नजर जैसे ही राजवीर के हाथ में पकड़े हुए पैकेट पर गई, वो अलग ही सोच में डूब गई। उसे कल रात तक नूडल खाने के बाद अपने पेट में हुए दर्द की याद आ गई और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा करता हुआ देखकर राजवीर समझ गया कि क्या बात थी। तभी राजवीर ने कहा, परेशान मत हो, ये हेल्दी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी बात पर माया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो राजवीर को बस देखती रही। राजवीर ने एक प्लेट में खाना निकाला और प्लेट माया की तरफ बढ़ा दी। खाना देखते ही माया को जोर से भूख लगने लगी। खुद को कंट्रोल ना करते हुए उसने चम्मच में थोड़ा सा खाना लिया और जैसे ही खाने का स्वाद उसके मुंह में घुला, उसकी आंखें चमकने लगी और उसकी भूख भी बढ़ गई। उसने प्लेट अपने हाथों में उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे इतनी जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर राजवीर मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे खाओ, खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। ये सुनकर माया ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, वो मुझे बहुत भूख लगी थी और खाना बहुत टेस्टी है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उसकी बात सुनकर राजवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। माया ने अपनी प्लेट का खाना कुछ ही देर में खत्म कर दिया। तभी राजवीर ने खड़े होकर
उसके हाथ और मुंह को अपने रुमाल से साफ किया और उसके पास बैठ गया। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी माया के पास पड़ा उसका फोन बजने लगा। माया ने फोन लेकर जैसे ही स्क्रीन पर आ रहे नंबर को देखा, उसका अच्छा खासा मूड अचानक से खराब हो गया। उसे ऐसा मुंह बनाते हुए देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ? ये सुनकर माया ने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसका ये रिएक्शन देखकर राजवीर ने उसके हाथों से फोन ले लिया। माया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, माया ने देखा कि राजवीर ने उसका फोन उठा लिया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी कहता, दूसरी तरफ से सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज आई। माया, आज फाइनली तुमने मेरा फोन उठा लिया। क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम जैसी लड़की मेरे सामने कुछ नहीं है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बार बार मेरा फोन इग्नोर कर रही हो। मैंने कल कहा था तुमसे कि मुझे जल्दी से जल्दी उस डिजाइन का ब्लूप्रिंट चाहिए जो मैंने मांगा है। लगता है कि तुम्हें पिछली वाली जॉब की तरह यहाँ से भी धक्का देकर निकलवाना पड़ेगा। क्यों, यही चाहती हो ना तुम? ये सब बातें सुनते ही राजवीर को गुस्सा आ गया। उसे लगा नहीं था कि उसका भांजा इतना बदतमीज भी हो सकता है। ये जानते हुए भी कि माया कौन थी, वो माया से ऐसी बात कर रहा था। तभी राजवीर ने धीरे से अपना गला साफ किया और एक भारी आवाज में बोला, सिद्धार्थ, क्या तुम फ्री हो आजकल? लगता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तभी तो तुम अपनी तमीज भूल चुके हो। तुम्हारी इंटर्नशिप का क्या हुआ? ये बात सुनते ही दूसरी तरफ से आ रही सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज अचानक से गायब हो गई। उसने जल्दी से अपने कान से फोन हटाकर देखा। उसे लगा जैसे उसने शायद कोई गलत नंबर डायल कर दिया था और वो घबराते हुए बोला, ओह गॉड, ये कॉल अंकल ने कैसे उठा लिया? तभी दूसरी तरफ से राजवीर की भारी आवाज फिर से आई, लगता है कि अब तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माया का फोन आप उठाओगे। लेकिन अंकल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि माया अच्छी लड़की नहीं है। आप नहीं जानते उसने कॉलेज में भी कितने लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रखा है। यहाँ तक कि मैं भी उसका शिकार हूँ। मैंने भी उसके साथ एक रात गुजारी है। मेरी बस इतनी ही गलती है। ये सुनते ही राजवीर के हाथ फोन पर कस गए। वहीं बैठी माया भी हैरानी से ये सब बातें सुने जा रही थी। तभी राजवीर ने कहा, लगता है कि तुम्हारे पास ये फालतू की बातों के लिए बहुत समय है। क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है? इंटर्नशिप का क्या हुआ? एक काम करो, घर जाकर अपने नाना जी से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादाजी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ हड़बड़ा गया और बोला, अंकल, आप तो बुरा मान गए। एक्चुअली मुझे अभी कोई काम है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया। फोन काटते ही उसने गुस्से से फोन दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए उसने अपने दांत बुरी तरह से पीस लिए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल बेड पर बैठी माया अभी भी फोन को देख रही थी। उसे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सिद्धार्थ था जिसके साथ माया ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिताए थे। माया अच्छे से जानती थी कि अगर सिद्धार्थ को पता होता कि वो यहीं पर थी, तो शायद वो ऐसी बातें उसके सामने नहीं करता। लेकिन माया सब सुनकर सोच रही थी कि उसने कैसे इस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के ख्वाब देख लिए। इस बात पर उसे आज पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात से लग रहा था कि क्या होगा जब राजवीर उससे इन सवालों के जवाब मांगेगा। क्या जवाब देगी वो राजवीर को? लेकिन वो जैसा सोच रही थी उसका उल्टा ही हुआ। राजवीर ने उससे कोई सवाल नहीं किया। माया को जब उस कमरे में एक अजीब सी शांति महसूस हुई तो उसने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पापा बहुत खतरनाक हैं? माया के दिमाग में अभी भी राजवीर ने जो बात सिद्धार्थ से कही थी वो घूम रही थी। माया को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ जैसा लड़का अपने नाना जी और राजवीर से इतना क्यों डरता था। काफी देर तक वो इस बात को पूछने से खुद को रोक रही थी,
लेकिन बहुत देर तक वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने राजवीर से अपना सवाल पूछ ही लिया। माया का सवाल सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसके होठों के किनारे ऊपर की तरफ उठ गए। उसने शरारत से माया को देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरे परिवार से मिलने की बहुत जल्दी है। क्यों ना तुम मेरे साथ उनसे मिलने चलो। राजवीर की कही ये बातें सुनकर माया अचानक से घबरा गई और उसने जल्दबाजी में कहा, नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। कहीं ना कहीं माया को ये डर भी था कि अगर माया राजवीर के पिता को पसंद नहीं आई तो, अगर उन्होंने माया को नापसंद करके घर से निकाल दिया तो उसके भाई का क्या होगा। उसके एकदम से ना कहने की वजह से राजवीर उसके पास आया और धीरे से झुककर उसके कान में बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ये सोचने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करेंगे या नहीं। वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये कहते हुए राजवीर ने माया के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाया। उसके छूते ही माया के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। अनजाने में ही उसकी आंखें राजवीर की आंखों से मिली। राजवीर भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। माया को पता भी नहीं चला कि वो कब राजवीर की आंखों में डूब गई। कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही निहारने के बाद राजवीर ने कहा, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा।